क्लास 12th। कल हम लोगों ने जो अपना चैप्टर शुरू किया था दैट वाज जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और कल हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन जो है वो दिया था कि ये क्या चीज़ होती है और इसमें किस तरह से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करते हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लाते हैं और जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करके किस तरह से हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करके ट्रांसजेनिक यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें बदलते हैं। इससे इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमारे लिए जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है और ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद जो है वो हो जाते हैं। अब आज हम इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो हमने कल आपको दिया था, आज हम इसका आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है इसकी स्टडी शुरू करवा रहे हैं। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो अवर फर्स्ट टॉपिक विल बी रिक्वायरमेंट्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इसे आप टूल्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या टूल्स जो हैं उनकी ज़रूरत रहती है, ये कहा जा सकता है। सो रिक्वायरमेंट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या रहेंगी, क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें इस प्रोसेस में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी, सबसे पहले हम वो देखेंगे। सो नंबर 1, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ढेर सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज एंजाइम्स ऑफ वेरियस टाइप्स। तरह तरह के एंजाइम्स चाहिए। फिर आपको कल भी बताया था कि वेक्टर भी चाहिए होगा। नंबर 3, पैसेंजर डीएनए चाहिए होगा। नंबर 4, फिर होस्ट चाहिए होगा जिसे हम मॉडिफाई करने वाले हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे पहली चीज़ हम आप लोगों को समझा रहे हैं वो है कि एंजाइम्स जो हैं इनके बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं किया जा सकता। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग आर एंजाइम्स। तरह तरह के एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। अभी एंजाइम कौन कौन से होंगे और इनकी क्या ज़रूरत रहेगी समझना है। देखो, हमें यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग में सेल्स को तोड़ना है। जो डोनर सेल होगा जिसमें से आपने डीएनए हासिल करना है, पैसेंजर डीएनए हासिल करना है जिसमें से, उसे तोड़ना पड़ेगा और तोड़ने के बाद ही हम उस सेल के अंदर का डीएनए या जीन जो है बाहर निकाल सकते हैं। अब सेल को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए क्या होता है कि हम लोग उन सेलों को क्रश करते हैं। लेबोरेटरी में शीशे के बने हुए मोर्टार पिस्टल आते हैं, जैसे हम लोग अपने घर में किसी चीज़ को कूटने के लिए, चटनी बनाने के लिए मोर्टार पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी तरह से लेबोरेटरी में शीशे के बने हुए मोर्टार पिस्टल्स आते हैं। तो वो जो शीशे के बने हुए मोर्टार पिस्टल हैं उनमें हमें अपने उन डोनर सेल्स को जिनमें से हमें डीएनए निकालना है उन्हें क्रश करना है। बट क्योंकि सेल्स एनिमल सेल भी हो सकते हैं, प्लांट सेल भी हो सकते हैं, फंगल सेल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल सेल भी हो सकते हैं, इनमें से अगर एक एनिमल सेल देखा जाए तो एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती है। अब क्योंकि उसके ऊपर सेल वॉल नहीं है तो आप एनिमल सेल को तो डायरेक्टली क्रश कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर सेलुलोज की सेल वॉल है। फंगल सेल को भी आप ऐसे क्रश नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर काइटिन की बनी हुई सेल वॉल है। बैक्टीरियल सेल को आप इस तरह से क्रश नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर भी सेल वॉल है। तो फिर करेंगे क्या? करेंगे ये
कि अगर प्लांट सेल से डीएनए निकालना है तो सबसे पहले हम प्लांट सेल को एक एंजाइम से ट्रीट करेंगे जिसे लिटिक एंजाइम कहते हैं। लिटिक एंजाइम उन एंजाइम्स को कहा जाता है जिनसे जब सेलों को ट्रीट किया जाता है तो ये एंजाइम्स उन सेलों के ऊपर जो सेल वॉल है ना उसे डिसॉल्व कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इन्हें लिटिक एंजाइम्स कहा जाता है। तो अगर आपके पास एक प्लांट सेल है तो आपने उसे सेलुलेस नाम के लिटिक एंजाइम से ट्रीट करना है। इससे उसकी सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, फिर उसे क्रश करके उसका डीएनए निकाला जा सकता है। अगर आपके पास फंगल सेल है, फंगल सेल आपका डोनर सेल है, उसमें से डीएनए निकालना है तो उसे काइटिनेस नाम के एंजाइम से ट्रीट करना पड़ेगा, फिर क्रश करके उसका डीएनए निकलेगा। अगर बैक्टीरियल सेल डोनर है तो उसे आपने लाइसोजाइम नाम के एंजाइम से ट्रीट करना पड़ेगा, इससे उसकी सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर आपके पास कोई एनिमल सेल है तो फिर उसे किसी भी तरह के लिटिक एंजाइम से ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे डायरेक्टली क्रश किया जा सकता है। तो प्लांट सेल के लिए सेलुलेस, फंगल सेल के लिए काइटिनेस, बैक्टीरियल सेल के लिए लाइसोजाइम, और एनिमल सेल जो है उसे डायरेक्टली क्रश करना है, उसके लिए कोई लिटिक एंजाइम नहीं चाहिए। तो ये जो एंजाइम्स है ना, सेलुलेस एंजाइम, काइटिनेस एंजाइम, लाइसोजाइम, इन्हें ही मिलाकर लिटिक एंजाइम्स कहा जाता है। और इन एंजाइम्स की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज इन एंजाइम्स से डोनर सेल्स को ट्रीट किया जाएगा, ऐसे डोनर सेल्स को जिनके ऊपर सेल वॉल है, ताकि इन एंजाइम्स के असर से डोनर सेल की सेल वॉल डिसॉल्व हो जाए, अंदर का सेल जो है उसे फिर क्रश करके अंदर के जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाला जा सकता है। तो ये लिटिक एंजाइम्स हो गए पहले रिक्वायरमेंट, एंजाइम, और एंजाइम्स में लिटिक एंजाइम चाहिए। नंबर 2, लिटिक एंजाइम से ट्रीट करके सेलों को जब क्रश किया जाएगा तो अंदर से क्रोमोसोम निकलेगा। और आप सब जानते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है वो खाली डीएनए नहीं होता, उसमें डीएनए के साथ साथ थोड़ा सा आरएनए और ढेर सारा प्रोटीन भी होता है। इसीलिए वहां से जो क्रोमोसोम्स निकलेंगे, डोनर सेल्स में से जो क्रोमोसोम्स निकलेंगे, उन्हें हम प्रोटीएस एंजाइम से ट्रीट करते हैं। सोचिए प्रोटीएस एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीएस एंजाइम क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड जो प्रोटीन होते हैं ना, उन्हें डिसॉल्व कर देंगे और फिर हमारे पास प्योर डीएनए बच जाएगा। आप चाहें तो प्रोटीएस एंजाइम्स के साथ साथ थोड़ा सा आरएनएस एंजाइम भी डालेंगे। प्रोटीएस एंजाइम क्रोमोसोम में जुड़े हुए प्रोटीन को खत्म कर देगा, आरएनएस एंजाइम क्रोमोसोम्स में जुड़े हुए आरएनए को खत्म कर देगा और फिर हमारे पास प्योर डीएनए बच जाएगा। सो लिटिक एंजाइम, प्रोटीएस एंजाइम। प्रोटीएस एंजाइम किस लिए? So that we can treat the chromosomes obtained from the donor cells, and by the action of this protease enzyme, the proteins present in those chromosomes will get destroyed, leaving behind pure DNA. नंबर 3, हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो है ना, उनमें ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बगैर जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसीजर जो है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। एक कैंची है मॉलिक्यूल्स को काटने की। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो हैं ये कई तरह के होते हैं, और सबसे कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं उसका नाम
हिंट सेकंड है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन डी टाइप 2, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन डी टाइप 2। हिंट सेकंड क्या है? हिंट सेकंड सबसे कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कई तरह के होंगे, लेकिन सबसे कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिसका इस्तेमाल हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं वो हिंट सेकंड है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। अब ये एंजाइम करता क्या है? डोनर सेल को तोड़ के उसमें से क्रोमोसोम मिले, क्रोमोसोम्स को प्रोटीएज से ट्रीट करके प्योर डीएनए मिला। वो जो प्योर डीएनए आपके हाथ लगा, डीएनए के वो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे हाथ लगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जब उस डीएनए के मॉलिक्यूल को ट्रीट किया जाएगा तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कुछ खास जगहों पर, हर जगह पर नहीं। देखो अगर जनरल न्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट कर देना तो वो तो पूरे डीएनए को एक तबाह कर देगा, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो होता है जो डीएनए पर हर जगह पर नहीं, कुछ खास जगहों पर एक्ट करता है, जिससे डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। सो जनरल न्यूक्लियस एंजाइम से अलग है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, बिकॉज ये पूरे डीएनए को डिसॉल्व नहीं करेगा, खत्म नहीं करेगा, बल्कि डीएनए में कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे, कुछ खास जगहों पर एक्ट करके डीएनए के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा और हमारे पास डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े निकल आएंगे। इसीलिए इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर जो है इसको कहा जाता है। इस एंजाइम को थोड़ा सा और आप लोगों ने समझना है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स करने के काम में आता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी डीएनए को काटता है तो डीएनए कुछ इस तरह से कटता है कि कटने के बाद जो दोनों सिरे हैं वो स्टिकी हों। मान लीजिए मैं आपको यहां एक डीएनए मॉलिक्यूल का कुछ हिस्सा बनाकर दिखाता हूं। ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, आप सब जानते हैं। ये 2 स्ट्रैंड है मान लीजिए डीएनए मॉलिक्यूल के। ये 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन है और ये 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल होते हैं। अब इनमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए एडेनिन है, यहाँ थायमीन है, यहाँ गोनिन है, यहाँ साइटोसिन है, इस तरह से। ऐसे यहाँ पर भी मान लीजिए गोनिन है, साइटोसिन है, गोनिन है, थायमीन है, इस तरह से। दूसरे स्ट्रैंड पर क्या होगा? दूसरे स्ट्रैंड पर इसका कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होगा। ए के अपोजिट टी होगा, टी के अपोजिट ए होगा, जी के अपोजिट सी होगा, सी के अपोजिट जी होगा, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है वो जुड़े होंगे। यहाँ भी जी के अपोजिट सी होगा, सी के अपोजिट जी होगा, जी के अपोजिट सी होगा, टी के अपोजिट ए होगा, और ये भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे इस तरह से। अब डीएनए में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक जगहें ऐसी होती हैं डीएनए में जहां पैलिंड्रोम बनता है। पैलिंड्रोम क्या होता है? देखो इंग्लिश में ऐसा वर्ड जिसे दोनों डायरेक्शंस में पढ़ा जाए तो सेम प्रोनाउंस होता है, उसे पैलिंड्रोम कहा जाता है। जैसे मैडम, MADAM, और वहां से भी पढ़ेंगे उल्टा तो MADAM, मैडम, मैडम, मैडम। ऐसे वर्ड को पैलिंड्रोम कहा जाता है। डीएनए में भी कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जहां पैलिंड्रोम बनता है। जैसे ये मैं एक पैलिंड्रोम आपको बनाकर दिखा रहा हूं। मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ T है, यहाँ C है, यहाँ इस जगह पे A है, यहाँ T है, यहाँ C है।
अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ T होगा, T के अगेंस्ट A होगा, C के अगेंस्ट G होगा, और इसके अकॉर्डिंगली C के अगेंस्ट यहाँ G होगा, T के अगेंस्ट यहाँ A होगा, A के अगेंस्ट यहाँ T होगा, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। अब अगर आप यहां देखें तो जब मैं इस डीएनए में इस स्ट्रैंड पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाता हूं तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इस पोर्शन का, ये जो पोर्शन यहां मैंने बनाया है ना रेड कलर से, इसमें देखें ATCGAT, और इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, उसमें देखें तो ATCGAT ATCGAT, यहां से वहां जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इसमें वापस आने पे रिपीट होता है, ATCGAT ATCGAT। दिस इज व्हाट वी कॉल पैलिंड्रोम इन डीएनए, एंड दिस इज पैलिंड्रोम विद रिवर्स ओरिएंटेशन। इस वाले स्टैंड पे ATCGAT है और इसके एंटी पैरेलल में वहां से यहाँ ATCGAT है। तो ये जो पैलिंड्रोम वाली जगह होती है, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब भी डीएनए को काटता है तो वो हर जगह पर नहीं काटता। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को सिर्फ और सिर्फ इसी पैलिंड्रोम वाली जगह पर काटता है, और काटता भी कुछ इस तरह से है, काटता भी कुछ इस तरह से है कि अगर ये A और T के बीच में ऐसे काट दे रहा है, इसका न्यूक्लियोटाइड यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है इस तरह से, तो फिर ये इसको तोड़ेगा, फिर ये इसको तोड़ेगा, फिर ये इसको तोड़ेगा, फिर ये इसको तोड़ेगा, और फिर इसको तोड़ेगा। एंड यू विल सी कि जब ये इस तरह से कट जाएगा, जब ये डीएनए मॉलिक्यूल इस तरह से इस जगह पर कट जाएगा, यहां पे भी, यहां पे भी, तो कटने के बाद डीएनए के जो 2 फ्रेगमेंट्स होंगे उन पे ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस होंगे। ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस का मतलब क्या है? देखो, इधर वाले टुकड़े में ये वाला स्ट्रैंड आगे तक है, इधर वाले टुकड़े में ये वाला स्ट्रैंड आगे तक है। नतीजा ये होता है कि ये दोनों एंड जो हैं स्टिकी हैं, क्योंकि इनके न्यूक्लियोटाइड कंप्लीमेंट्री हैं, यानी अगर फिर से इनको जुड़ने का मौका मिले तो ये जुड़ सकते हैं। तो नंबर 1, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। नंबर 2, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को पैलिंड्रोम वाली जगह पर काटता है। और नंबर 3, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कटे हुए डीएनए के 2 टुकड़े, उनके सिरे, उनके एंड स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, जो फिर से जुड़ सकते हैं क्योंकि उनका न्यूक्लियोटाइड कंप्लीमेंट्री होता है। अब अगर मैं मान लीजिए डीएनए के एक मॉलिक्यूल को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ता हूं और डीएनए के दूसरे किसी मॉलिक्यूल को भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ता हूं, और फिर 2 अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल के टुकड़ों को पास में लाता हूं, तो वो भी जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ा गया है। यानी अगर जेलीफिश से निकले हुए डीएनए मॉलिक्यूल को एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़कर 2 टुकड़े किए जाए और फिर उन्हें आपस में वापस न जुड़ने दिया जाए, सेम ऐसे ही किसी मंकी से निकले हुए डीएनए के टुकड़े को भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करके 2 टुकड़े किए जाएं, और फिर अगर आप एक टुकड़ा जेलीफिश का डीएनए और एक टुकड़ा मंकी का डीएनए लेते हैं तो उनके एंड भी स्टिकी होंगे, वो आपस में जुड़ सकते हैं। ये खूबी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, और सबसे कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो हिंट सेकंड है। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी लिटिक एंजाइम, सेकंड रिक्वायरमेंट आई प्रोटीज एंजाइम, आप आरएनएस भी जोड़ सकते हैं उसमें, और थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। नंबर 4, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट में एक और एंजाइम जो है यहां रिक्वायर्ड होता है, 4th एंजाइम, दैट वी कॉल एल्कलाइन फॉस्फेटेस। एल्कलाइन फॉस्फेटेस एंजाइम,
आपके नोट्स में इन सब के बारे में लिखा हुआ है। देखो, जो एल्कलाइन फॉस्फेटेस एंजाइम होता है, ये कौन सा एंजाइम है? ये वो एंजाइम है जब डीएनए को, एक मॉलिक्यूल डीएनए को आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ के उसके 2 टुकड़े करोगे ना, तो क्योंकि उनके एंड स्टिकी हैं तो वो वापस फिर जुड़ सकते हैं। हालांकि हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि हम टुकड़े करके फिर इसके एक टुकड़े को दूसरे किसी डीएनए के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो जो सेल्फ लिगेशन है कि आपने काट लिया और फिर जुड़ गए, और हमारा जो किया करा था उस पर पानी फिर गया, तो वो जो डीएनए के मॉलिक्यूल को काट के फिर वापस उसको वहीं जुड़ जाना, जो सेल्फ लिगेशन है, उसको रोकता है एल्कलाइन फॉस्फेटेस। तो जब भी हम किसी डीएनए के मॉलिक्यूल को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करके उसके 2 टुकड़े करते हैं, इमीडिएटली हम एल्कलाइन फॉस्फेटेस से उस टुकड़ों को ट्रीट कर देते हैं ताकि वो टुकड़े फिर खुद आपस में ना जुड़ जाएं। तो सेल्फ लिगेशन को रोकने का काम एल्कलाइन फॉस्फेटेस का है। एक और एंजाइम जो यहां चाहिए, दैट इज कॉल्ड लाइगेस एंजाइम। अब ये लाइगेस एंजाइम क्या है कि जब आप 2 अलग अलग सोर्सेस के डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करके एक टुकड़ा एक मॉलिक्यूल का और दूसरा टुकड़ा किसी दूसरे इंडिविजुअल से हासिल किया हुआ डीएनए, उन्हें जब पास में लाते हैं तो उन्हें फिर लाइगेस से ट्रीट किया जाता है, जिससे वो आपस में जुड़ जाते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेटेस सेल्फ लिगेशन नहीं होने देगा और लाइगेस एंजाइम 2 अलग अलग सोर्सेज से मिले हुए डीएनए को जुड़वा देगा। अब 2 अलग अलग सोर्सेज का डीएनए जुड़ जाए तो रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, कल बताया था। और उसके बाद फिर हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। ये तो जाना पहचाना सा एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, ये जब हम 2 अलग अलग सोर्सेज के डीएनए को मिलाकर रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल एक तैयार करते हैं ना, हाइब्रिड, उसकी फिर मल्टीपल कॉपियां करवा सकता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सो पूरे जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो है वो एंजाइम की है, जिसमें नंबर 1 लिटिक एंजाइम है जो डोनर सेलों की सेल वॉल को डिसॉल्व करेगा ताकि हमें सेल्स को फिर हम क्रश कर सकें। नंबर 2 प्रोटीएज एंजाइम है जो हासिल किए गए क्रोमोसोम्स को ट्रीट करने का काम करेंगे ताकि प्रोटीन खत्म हो जाए और प्योर डीएनए मिल जाए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर है जो डीएनए के टुकड़ों को बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकता है। नंबर 4 एल्कलाइन फॉस्फेटेस है जो सेम सोर्स के डीएनए के 2 टुकड़ों को फिर वापस आपस में जुड़ने से रोकेगा। लाइगेस एंजाइम है जो अलग अलग सोर्सेस के डीएनए को जोड़ने के काम में आएगा। डीएनए पॉलीमरेज है जो हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल जब बन जाएगा 2 अलग अलग सोर्सेस के डीएनए को जोड़ के, तो उसकी मल्टीपल कॉपियां करवाएगा। सो दिस इज एंजाइम जो हमें रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज एंजाइम। नंबर 2, जेनेटिक इंजीनियरिंग में डोनर चाहिए। तो डोनर कौन है? कल भी आपको समझाया था। देखो, डोनर उस सेल को कहा जाता है जिसमें से हमें वो जीन मिल जाए जो हम अपने होस्ट में डालना चाहते हैं। तो डोनर से हम जो जीन हासिल करेंगे ना, दैट इज टर्म्ड एज पैसेंजर डीएनए या एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये तो छोटा सा है, कल भी आपको समझाया था कि जो प्रॉपर्टी हम अपने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को देना चाहते हैं, जैसे कल हमने एक बैक्टीरिया को इंसुलिन बनाने की प्रॉपर्टी जो है वो देनी चाहिए, तो हमने इंसुलिन बनाने वाला जीन जो है वो हासिल करना है। फिर चाहे वो आप किसी होस्ट डोनर से हासिल करें या फिर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करें। तो पैसेंजर डीएनए जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट है। एंजाइम हो गए, पैसेंजर डीएनए आपकी रिक्वायरमेंट है। वेदर यू आर गोइंग टू क्रिएट दैट पैसेंजर डीएनए आर्टिफिशियली इन लैब, और वो अगर आपको किसी होस्ट से मिल जाए तो वो भी पॉसिबल है। सो पैसेंजर डीएनए इज अवर सेकंड रिक्वायरमेंट। पैसेंजर डीएनए होता क्या है? इसको पैसेंजर डीएनए, फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। दिस इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग दैट प्रोडक्ट which we are going to produce from transgenic organism. तो second requirement is passenger DNA. नंबर 3,
हमें होस्ट चाहिए। अब होस्ट कौन है? जिसे बदलना है। आप किसी एनिमल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उस एनिमल को मॉडिफाई करने का क्या तरीका होगा? पूरे एनिमल की बॉडी के एक एक सेल में तो डीएनए नहीं डाल सकते ना। हम क्या करेंगे, उस एनिमल का जो जाइगोट होगा, बॉडी का पहला सेल, उसे होस्ट के तौर पर यूज करेंगे। हम उसे मॉडिफाई करेंगे, उसमें हम वो जो बाहर से लाया हुआ डीएनए डालेंगे और फिर उस जाइगोट से एम्ब्रियो और उससे एक एनिमल बनेगा। जो चेंज हम जाइगोट में करेंगे, जो जेनेटिक मटेरियल हम जाइगोट में डालेंगे, जो मॉडिफिकेशन हम जाइगोट में करेंगे, वो मॉडिफिकेशन फिर उस एनिमल की हर बॉडी के सेल में होगी। तो एनिमल को मॉडिफाई करना है, ट्रांसजेनिक बनाना है, तो उसका जाइगोट आपको होस्ट लेना पड़ेगा। किसी प्लांट को मॉडिफाई करना है तो उसका बेसिक सेल यानी जाइगोट आपको होस्ट लेना पड़ेगा। आप किसी बैक्टीरिया को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो एक बैक्टीरियल सेल जो होगा दैट विल बी योर होस्ट। सो होस्ट कौन है? एक नेचुरल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो या किसी प्लांट का जाइगोट हो या किसी एनिमल का जाइगोट हो, जिसे हम मॉडिफाई करके ट्रांसजेनिक या जीएमओ बनाना चाहते हैं, वो हमारा होस्ट है जिसमें हम बाहर से डीएनए डालना चाहते हैं। तो एंजाइम नंबर 2, पैसेंजर डीएनए नंबर 3, होस्ट। अब देखना है आप किसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो अलग अलग होस्ट हो सकते हैं। किसी का होस्ट बैक्टीरिया हो सकता है, जैसे कल इंसुलिन के केस में हमने देखा। किसी का होस्ट प्लांट का जाइगोट हो सकता है अगर वो किसी प्लांट को मॉडिफाई करना चाहे। किसी का होस्ट एनिमल का जाइगोट हो सकता है अगर वो किसी एनिमल को मॉडिफाई करना चाहे, तो वो होस्ट होगा। पैसेंजर डीएनए, होस्ट और एंजाइम्स। चौथी और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो इस पूरे केस में है वो है वेक्टर। वेक्टर के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि वेक्टर क्या होता है। कल भी आपको समझाया था। तो एक रिक्वायरमेंट अभी और रहती है, 3 तो हो गई ना, एंजाइम हो गया, पैसेंजर डीएनए हो गया और होस्ट हो गया। नंबर 4 जो चौथी और आखिरी रिक्वायरमेंट हमें रहती है वो है हमारा वेक्टर। वेक्टर के बारे में हम अगला लेक्चर जो है उसमें वेक्टर को डिस्कस करेंगे।